ओके, गुड मॉर्निंग मैम। तो मेरा नाम अदिति अपर्णा और मैं एलपीयू पंजाब से हूँ। मैं बीटेक कर रही हूँ और बीटेक के रिगार्डिंग हम लोगों को एक इंटर्नशिप का कोर्स मिला है जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जो कि एक एनजीओ से करना है। तो वो हम लोग फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया से कर रहे हैं। तो उसके अंतर्गत हमें आज यहाँ लाया गया है। आपसे कुछ सवाल तो नहीं पूछना है, बट कुछ जो अभी नारी शक्ति मिशन चल रहा है उसके बारे में हमें कुछ जानकारी चाहिए सर। तो मेरे साथ अर्पिता है, ये अपना इंट्रोडक्शन दें। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम अर्पिता है और मैं मतलब मेरा ग्रेजुएशन हो गया अभी और एनजीओ में मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ, तो इन सब के रिगार्डिंग नॉलेज चाहिए थी, तो इसलिए आपके पास आए हैं। मेरा नाम ममता तिवारी मैम। आए हैं कि जितने भी महिलाओं के लिए स्कीम निकले हैं उसके बारे में आप बताइए। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यालय में। ये इस कार्यालय का नाम जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, और इस कार्यालय का उद्देश्य जो है वो ये है कि यहाँ पे हर आयु वर्ग की, मतलब कि जन्म से लेकर और वृद्धावस्था तक जो भी महिला अगर सरकार की योजनाओं से वंचित है वो यहाँ आ सकती है, अपने आप को रजिस्टर करवा सकती है और हमारे यहाँ से जानकारी ले सकती है कि उनकी जो परिस्थिति है, जिस चीजों से वो गुजर रही हैं या जो उनकी भी समस्या है, इसके लिए वो किस योजना, सरकार की कौन सी योजना चल रही है, किस विभाग के द्वारा चल रही है और उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, और वो उसका लाभ ले सकती हैं। हमारे यहाँ रजिस्टर होने के बाद उनको जानकारी भी दी जाएगी और प्लस उसके लिए क्या क्या दस्तावेज आवश्यक चाहिए होते हैं, वो दस्तावेज तैयार करवाने में भी हम लोग मदद करवाते हैं। हमारे यहाँ दो जेंडर स्पेशलिस्ट हैं इसके लिए। तो और उसके बाद से फिर जब उनका हो गया तो फॉलो अप भी लिया जाता है, जब तक कि उनको उस चीज का लाभ न मिल जाए, उस योजना से जोड़ न दिया जाए। मैम, तो शुरू से शुरू करते हैं। जब बच्चा कोख में होता है माँ की, तो अभी तो यहाँ पे ये रूल बंद कर दिया गया है कि आप पहले से जनरल रिवील नहीं करा सकती कि लड़का है या लड़की है, लेकिन फिर भी बहुत लोग कहीं से पता कर लेते हैं और फिर हॉस्पिटल में जाके वो चाहते हैं कि उनका बच्चा अबॉर्ट हो जाए। खासकर लड़कियों को अबॉर्ट कराना चाहते हैं। हाँ, अगर क्या कहते हैं, भ्रूण परीक्षण होता है या भ्रूण हत्या होती है, तो भ्रूण हत्या नहीं होती, बालिका भ्रूण हत्या होती है ये चीज। और इसके लिए मेनली सरकार ने इसीलिए के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू की है। और आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए सरकार ने एक अधिनियम भी बनाया है जिसको पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 से ये लागू है। और इसके अंतर्गत जो लोग इसका भ्रूण लिंग परीक्षण कराते हैं वो पेरेंट्स, जो लोग इसके लिए फोर्स करते हैं वो लोग भी, और जो इस काम में संलग्न है, जो क्लिनिक, जो डॉक्टर, जो भी दलाल या जो लोग भी इसमें सम्मिलित होंगे, उन सबको कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान है इसके लिए। और सरकार का काफी, आप लोग पढ़िएगा, पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 वो चल रहा है। इसके तहत एक सेल भी बनाया गया है जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में, जो कि टाइम टाइम पे आप लोग सुनते होंगे कि यहाँ छापा मारा गया, और वो मतलब जिले को गाइड करती है और उसमें मतलब लागू करने के लिए ये पूरा उसको प्रयास करती है। मैम, जैसा कि आपने बताया कि महिलाएं यहाँ पे आके रजिस्टर करा सकती हैं, तो सबसे पहले मतलब उनका प्रोसेस क्या होगा रजिस्ट्रेशन का, ये मतलब कि क्या चाहिए, कैसे कराएंगी ये? वो कुछ नहीं, सिर्फ वो आएंगी, अपना एक आवेदन लिखेंगी, या आवेदन नहीं लिख सकती, वो बोलेंगी हम लोग लिखेंगे, उसकी उनकी मदद करने के लिए वो आएंगी, अपना समस्या बताएंगी, या फिर उनको जो भी एक छोटा सा वीडियो भी है, हम आपको दिखाना चाहेंगे बाद में, कि उनको जो भी सहायता चाहिए होगी कि हमको विधवा पेंशन का लाभ लेना है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे हम अप्लाई करवा सकते हैं, तो उसकी सारी जानकारी बस उनको इस कार्यालय में आना है, बाकी का सारा काम हम लोग करेंगे। हाँ, जैसे कि बहुत आसान, इसका मेन उद्देश्य यही था कि सरकार योजनाएं बहुत चला रही है, लेकिन लोगों को, खासकर महिलाओं को जानकारी नहीं होती है कि उनके लिए क्या क्या योजना है। अब जैसे अभी जो महिला हमारे यहाँ, जो अभी एक लड़की आई, तो उनको ये पता नहीं था कि उनके आधार कार्ड में जो भी चीजें गलत हो गई हैं वो कहाँ से सुधारे। तो बेसिकली वो लोग विभाग सभी विभागों से संपर्क नहीं कर पा सकते हैं, और हम लोग सभी विभागों से लाइजनिंग करके और उनको उस सुविधा तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और सही जानकारी, सबसे पहले जानकारी रहेगी तो वो एग्जैक्टली उसी विभाग पे जाएगी जहाँ की उनको करना है, और प्लस हमारा उसमें वो सहयोग रहेगा, फीडबैक हम लोगों का रहेगा कि हाँ भाई ये महिला गई है, इनका काम हुआ कि नहीं हुआ। हम लोग संबंधित विभाग में भी जाकर के उनको प्रयास करते हैं लाइसेंस करने का। मैम, एक सवाल और, हाँ। कि अगर मान लीजिए भारत सरकार द्वारा जो अभी स्कीम चलाया गया
वन स्टेप वन स्टॉप सेंटर। वन स्टॉप सेंटर, उसका क्या प्रभाव है हमारे सारण जिला में? जहाँ तक कहें तो काफी अच्छा है। पहले तो उतने केसेस हम लोग नहीं देखते थे, लेकिन अभी जो है काफी केसेस, जैसे कि अभी आप देखेंगे वन स्टॉप सेंटर का उद्देश्य है एक छत के नीचे महिलाओं को सभी तरह की सुविधाएं प्रदान करना, जिसमें मुख्य रूप से है कि आपको आश्रय प्रदान करना। चाहे अगर कोई महिला मतलब जैसे कि उसको कोई निकाल दिया बाहर या किसी तरह से भटक गई, बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपना नाम पता ढंग से नहीं जानती, वो जानती ही नहीं। आपने लापता लेडीज देखी होती है, उसको पता ही नहीं होता कि मेरा घर कहाँ है, उस गांव का नाम क्या है, वो प्रखंड कौन सा है, जिला कौन सा है। तो महिलाओं, अगर कोई महिला इस तरह से भूली भटकती हुई भी रहे या फिर किसी अन्य मानसिक किसी तरह से अस्वस्थता की हालत में घर से निकल जाती है, किसी भी तरह की महिला अगर मिलती है तो उसको वन स्टॉप सेंटर ही पहुंचाया जाता है, जहाँ पे उसको 5 दिनों तक निःशुल्क आश्रय दिया जाता है, रहने की सुविधा प्लस भोजन प्लस वस्त्र प्लस उसको मतलब सब कुछ, मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है जरूरी वो हर चीज दी जाती है। अगर कोई महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित आती है, सपोज दैट, तो उसको सबसे पहले तो काउंसलिंग की जरूरत होगी, तो काउंसलर होते हैं जो कि आपको काउंसलिंग देंगे। इसके बाद वकील चाहिए होते हैं जो कि उसको कानूनी सलाह भी देते हैं। वन स्टॉप सेंटर में वकील भी होते हैं जो कि उनको वकालत के लिए मतलब उनको जो भी कानूनी सलाह चाहिए होती है, वो चाहती हैं कि DIR करें। DIR होता है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, यानी एक तरह का सिविल FIR आप समझ सकते हैं। तो जिसके तहत वो महिला उस घर में रह भी सकती है और उससे कंपनसेशन भी ले सकती है, घरेलू हिंसा कानून अधिनियम जो 2005 है उसके तहत। मैम एक और क्वेश्चन है मेरा कि बहुत सारे मतलब गांव में अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते और पढ़ाना उनकी शादी करा देते हैं हाँ। बहुत कम उम्र में। बाल विवाह, हाँ, बाल विवाह, जो कि नहीं कराना चाहिए, गलत है। तो अगर कोई बाल विवाह करा रहा है किसी बच्ची को और अगर उसके रिगार्डिंग कोई केस आता है तो उसके अगेंस्ट ऐसा कोई हो कुछ तो मतलब रूल होता होगा ना कि बिल्कुल, बच्ची भी बिल्कुल। सेफ रहे, वो अपने मतलब पेरेंट्स फिर ऐसा बाद में ऐसा करते हैं कि अगर कोई बच्ची जाके कंप्लेन कर दी कि उसके पेरेंट्स की शादी करा रहे हैं, फिर बाद में जब पेरेंट्स पे कार्रवाई हो जाती है उसके बाद फिर पेरेंट्स अपनी बच्ची को प्रताड़ित करते हैं, तो उसके लिए भी कोई रूल होगा? बिल्कुल, बच्चों को प्रताड़ित तो सबसे पहले करना ही नहीं है। सभी जिलों में CWC संस्था बनी हुई है, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी जिसको कहते हैं, उसको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का भी पावर होता है और वो बच्चों के अधिकार की सुरक्षा हो, चाहे भले ही बच्चा आपके पास हो, लेकिन आपका बच्चा भी CWC का बच्चा है। आप अपने भी वालिद नहीं, उसका बाल विवाह नहीं कर सकते। इसके लिए जो बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी BDO होते हैं और अनुमंडल स्तर पे वो होते हैं SDO, और अगर इनको पता चलता है तो यहाँ माता पिता बाद में प्रताड़ित नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं, बच्चे तो बेसिकली कंप्लेन कर ही नहीं पाते हैं, कभी कभी कोई कर दे, लेकिन उसके आस पड़ोसी या कोई और करता है, तो उसके बाद से जब उसके माता पिता की भी काउंसलिंग की जाती है, उनसे बॉन्ड भी लिया जा सकता है कि आप भविष्य किसी तरह से बच्चे को टॉर्चर नहीं करेंगे, ना मेंटली ना फिजिकली, किसी भी तरह से आप टॉर्चर नहीं करेंगे। मैम जो मेरा क्वेश्चन ये था कि जो बहुत सारे डाउरी के केसेस आते हैं कि लोग पहले तो लड़की को शादी कर लेते हैं, कहते हैं कि ठीक है हम दहेज नहीं लेंगे, लेकिन फिर बाद में दहेज के लिए उसको प्रताड़ित करते हैं, उसको जहर दे के मार देते हैं। तो अगर ऐसे में कोई अगर केस करता है, जैसे कि लड़कियां तो नहीं कर पाती बेसिकली, लेकिन अगर उनके आस पड़ोस का भी कोई आके केस करता है तो उन पड़ोसियों को भी बाद में लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि आप मेरे घर के मामलों में मत पड़िए, तो उसके लिए भी कोई रूल वगैरह तो होगा ही? बिल्कुल, ये तो सबसे पहली बात है कि कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि अगर आप जैसे 1818 नंबर है, आपको हमेशा याद रखिए, महिला तो बहुत ही पावरफुल नंबर है, ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, 112 के साथ भी ये कंबाइंड है। तो क्या होता है कि अगर किसी को अपनी पहचान किसी को बताना चाहते हैं कि इसके साथ घरेलू हिंसा हो रही है और पड़ोसी जो है वो जानेगा तब ना, तो क्या है कि वो 181 करके गुप्त सूचना दे सकता है, या फिर वन स्टॉप सेंटर को भी आके गुप्त रूप से बता सकता है, या हमारे कार्यालय को भी सूचना दे, या फिर वो किसी और उसका नाम गुप्त रखा जाता है, कभी बताया नहीं जाता है, ताकि उसको भविष्य में किसी तरह की परेशानी ना हो। और उन लोगों को भी ये कहा जाएगा, बेसिकली काउंसलिंग तो सबके लिए जरूरी होती है, तो उसमें ये भी चीजें बताई जाती है कि अगर इसमें किसी भी तरह की ऐसी
बिल बजाओ क्यों कहते हैं? घरेलू हिंसा रोकना हम सभी का फर्ज है। तो अगर आप भी अपने आस पड़ोस में देखें कि किसी घर में हस्बैंड वाइफ की मारपीट, तो उस समय जाके थोड़ी देर के लिए आप किसी बहाने से ही जाइए, अवॉइड करना है, ताकि हो सकता है आपको देख के वो आदमी रुक जाए, अपनी पत्नी के हाथ उठाना बंद कर दे, या अगर पत्नी ही हाथ उठा रही है तो पति बंद कर दे, दोनों लड़ना बंद कर दे। क्योंकि बीच में क्या होता है, लड़ाई के बीच में जब कोई आ जाता है तो हम लोग शांत हो ही जाते हैं ना थोड़ी देर के लिए कि भाई अब चुप हो जाए, लोग क्या कहें। तो उस टाइम अगर देखिए कि मामला ज्यादा गंभीर है तो थोड़ी देर रुक जाइए, किसी बहाने से बातों को इधर उधर करके, और अगर समझने वाले को समझाने का भी प्रयास कर सकते हैं। ये हमको लगता है समाज में इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है कि हम लोग सिर्फ अपने दुख को अपना ना समझे, दूसरे के दुख को भी समझे, और इसलिए करेंगे तो इसमें कहीं से कोई परेशान नहीं होगा। और कोई के लिए हो सकता है वो आदमी अभी बुरा माने, बाद में तो फिर उसको अपनी गलती समझ में आए कि वो समझेगा कि हाँ इन्होंने मेरे घर का झगड़ा ही दिखाया है, तो गलत तो कुछ किया नहीं। मैम, एक और कि अगर महिला के साथ कोई वायलेंस होता है या छेड़खानी होता है तो वो थाना नहीं जाती, या नहीं महिला थाना जाती कि हमें समाज हमारे बारे में क्या समझेगा, क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है। तो अगर वो चाहे, अगर महिला हमारे यहाँ पे आए महिला विकास निगम के पास, तो आप महिला विकास कार्यालय बोल सकते हैं, DHEW के कार्यालय और नेक्स्ट ऑप्शन DHE कार्यालय बोल सकते। तो अगर यहाँ पे आए तो आप उनको कैसे मदद कर सकती है? हम लोग संबंधित थाने को सूचना देंगे, अगर उसके साथ साइबर क्राइम होता है तो बहुत सा, और सबसे वन स्टॉप सेंटर इन सभी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वन स्टॉप सेंटर में कोई भी महिला आती है, अगर किसी के साथ कोई वायलेंस हुआ है, रेप पीड़िता, तेजाब कांड की पीड़िता, किसी भी तरह की पीड़िता अगर है, तो वो वन स्टॉप सेंटर में आके दर्ज करेगी, और जो केंद्र प्रशासक उनका दायित्व है कि संबंधित थाने से लाइजनिंग करके और उसको मामले को सॉर्ट आउट करे, और उसके लिए हम लोग भी प्रयास करते हैं संबंधित थाने से करके, और उनको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। वो महिला सुरक्षित हो, ये जिम्मेदारी सुनिश्चित करना होता है। और मैं एक और बात बता दूं सबको कि जो वन स्टॉप सेंटर है वो केवल महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि 18 साल के जो कम उम्र की भी लड़कियां हैं वो भी वहां पे जा सकती हैं, अपना कंप्लेंट करवा सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सभी के लिए है। 18 महिलाएं बोले तो कि बच्चियां भी, बच्चियों के साथ ही क्राइम ज्यादा होता है, साइबर क्राइम सबसे ज्यादा। मैम, जैसे कि आपने बताया कि कोई भी पीड़िता है उसके लिए आप लोग सबसे पहले देखेंगे, तो पीड़िता है समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे जो जागरूकता अभियान होता है या कुछ होता है उसके रिगार्डिंग भी कुछ स्कीम है या कुछ है वो? हाँ, इसके लिए हमारा प्रॉपर कैलेंडर बना हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत पूरे साल का हम लोग कार्य योजना बनाते हैं, और प्रॉपर कैलेंडर बना हुआ है। और ये DHEW जो है हमारा हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, बेसिकली इसका काम दो ही है। एक तो महिलाओं तक योजना को पहुंचाना है, जिसको कि वो महिला अगर आएगी, तो अब सारी महिलाएं तो आ नहीं पाती हैं, तो हम लोग प्रति महीने 4 या 5 जागरूकता कार्यक्रम करते हैं। बेसिकली हमेशा थर्सडे को होता है, हर बृहस्पतिवार को हम लोग एक किसी न किसी प्रखंड में, पंचायत में, ग्राम में जाते हैं, और वहाँ पे जीविका के थ्रू, आशा कार्यकर्ता के थ्रू, सेविका के थ्रू हम लोग वहाँ पे लाभुक महिलाओं को इकट्ठा करके और उसके बाद जागरूकता कार्यक्रम कराते हैं। और हम शहर में और स्कूल में भी, अच्छा, और शहर में का मतलब शहर में भी जाते हैं, किसी स्कूल में जाए, किसी आंगनबाड़ी सेंटर पे, वहाँ पे 50 लाभुकों को इकट्ठा कर लिया और उसके बाद। मैम, बहुत सारी औरतें जो ऐसी हैं जो अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहती हैं, ठीक है, हाँ, तो उनके लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी? हाँ, जॉब अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हम लोग जॉब दे नहीं सकते हैं, ये तो नहीं जॉब दे सकते हैं, लेकिन हाँ, ये जो हमारा कार्यालय है हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, नाम ही एक एम्पावरमेंट के लिए है। तो यहाँ पे महिलाएं, जैसे जो महिलाएं स्वरोजगार करना चाहती है, तो उसके लिए हमारे यहाँ एक पोस्ट है वित्तीय साक्षरता विशेषज्ञ, वो उनको सजेस्ट करते हैं कि सरकार कौन कौन सा अभी स्कीम निकाले हुए है महिलाओं के लिए। जैसे अब मुद्रा लोन बहुत फेमस है, जानती हूँ, हाँ। उसमें 3 तरह के लोन मिलते हैं, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, और वो बहुत मिनिमम इंटरेस्ट पे है। तो उसके बारे में सारी महिलाओं को जानकारी नहीं है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, किस तरह से लाइसेंसिंग करना है, तो वो भी हम लोग बताते हैं। अभी कल या परसों ही एक महिला आई थी। फिर विश्वकर्मा योजना है, आपको जितनी भी मतलब महिलाओं के स्वावलंबन के लिए, और उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। और इसके लिए मुख्यमंत्री जी और भी योजनाएं चलाए हैं, जैसे MSME, लघु एवं सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, वो भी बहुत सारा अपना योजना चलाए हुए हैं। दूसरा मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, आप लोग सुनिए, निकला है, यहाँ पे स्किल सेंटर है। तो उस स्किल सेंटर में महिलाओं को
अभी तो सारण में नहीं चल रहा है, लेकिन अभी हर प्रखंड में एक या दो ऐसा सेंटर है जो कि मुख्यमंत्री नारी कौशल योजना के कौशल विकास योजना के तहत चलता है। और उसमें महिलाओं को निःशुल्क सरकार किट देती है, प्लस उनको निःशुल्क उनका प्रशिक्षण होता है। बहुत सारे जैसे ब्यूटी थेरेपिस्ट, ये जो कहाँ पे काम करते हैं, सब मॉल वगैरह में जो नहीं करते हैं कस्टमर केयर वाला, या फिर पैरामेडिकल का कोर्स, बहुत तरह का कोर्स अब उसमें ऐड किया गया है और वो सारा कोर्स कराया जाता है उन लोगों को। और उसके बाद उनको वो लोग प्लेसमेंट भी दिलवाते हैं, क्योंकि जब तक प्लेसमेंट नहीं दिलाएंगे तो उनको प्लेसमेंट दिलाया जाता है। जिस तरह का वो प्रशिक्षण प्राप्त किए हम उतना प्लेसमेंट। हाँ मैम, जिसके हस्बैंड नहीं है उनके लिए क्या है? हाँ, उनके बाल बच्चे के लिए या वो औरत महिला के लिए क्या स्कीम है? हाँ, उनके लिए सबसे पहले तो विधवा पेंशन योजना है, जो कि लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन योजना चलती है, तो उसमें 400 था, 1100 सरकार ने कर दिया है। दूसरे एक जिन महिला के पति नहीं, उनके लिए परवरिश योजना है, जिसमें कि 4000 रुपया सरकार देती है उनके आश्रित बच्चे को। 18 साल से कम उम्र का बच्चा है, 4000 रुपया मिलता है हर महीने। और एक और है सामाजिक, कौन सा योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना करके है, जिसमें कि 20,000 रुपये उस महिला को अपना कोई भी छोटा मोटा रोजगार करे, छोटा मोटा वो अपना कुछ भी स्वरोजगार शुरू कर सकती है, छोटा सा दुकान, सिलाई मशीन खोल के, या फिर अचार पापड़ का उद्योग, छोटा छोटा कुटीर उद्योग शुरू करने के लिए भी इसको 20,000 रुपये देते हैं। और एक महिला विकास निगम की तरफ से भी आश्रित बच्चे को, 18 साल से कम उम्र का बच्चा है, 4000 रुपया मिलता है हर महीने। और एक और है सामाजिक, कौन सा योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना करके है, जिसमें कि 20,000 रुपये उस महिला को अपना कोई भी छोटा मोटा रोजगार करे, छोटा मोटा वो अपना कुछ भी स्वरोजगार शुरू कर सकती है, छोटा सा दुकान, सिलाई मशीन खोल के, या फिर अचार पापड़ का उद्योग, छोटा छोटा कुटीर उद्योग शुरू करने के लिए भी इसको 20,000 रुपये देते हैं। और एक महिला विकास निगम की तरफ से भी उसका सामाजिक पुनर्वास कोष योजना कहते हैं, जिसके तहत 10,000 से 15,000 रुपया दिया जाता है महिला को। जैसे घरेलू हिंसा की भी पीड़ित महिला हुई, जो वन स्टॉप सेंटर में रजिस्टर्ड होती है, और उसको अपना जीवन फिर से नए सिरे से शुरू करने के लिए, तो 10,000 या 15,000 की राशि दी जाती है। मैम ये सब भी होगा अभी कुछ दिनों में। अभी हम लोग डीएम सर बोले हैं जांच करिए आप लोग, मतलब वो सही में एक्चुअल लाभुक है कि नहीं, उसके दिमाग में कोई प्लान है, वो करना चाहती है कि नहीं। तो अभी हम लोग और जो लिस्ट आया है उसमें से लाभुकों का सत्यापन कर रहा है, जैसे भौतिक सत्यापन होगा उन लोगों को दिया जाएगा। जैसे मैम अभी तो आपने बहुत सारे स्कीम्स के बारे में बता दिया, लेकिन जैसे अगर कोई अपनी तरफ से जानना चाहे तो कैसे जान पाएगा इन सब स्कीम्स के बारे में? मतलब कुछ ऐसे वो इंटरनेट पे दे, हाँ तो इंटरनेट पे दे, आराम से देख सकते हैं। अच्छा उसके इंटरनेट का कोई भी आजकल हर चीज अवेलेबल है। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सारण का पेज फॉलो करेंगे तो उस पर भी हर दिन कुछ न कुछ योजना के बारे में बताया जाता है, और सभी विभागों के जो हेड होते हैं वो फेसबुक लाइव में आके बताते हैं। और हमेशा पैम्पलेट जैसे इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है हर विभाग का अलग अलग, बागवानी का, उद्योग विभाग से जो भी योजनाएं चलती है। हाँ, एक चीज और बताना, वित्त उद्योग विभाग से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, जिसमें 50% माफ हो जाता है। मतलब 5 लाख माफ, 5 लाख ही उसको चुकाना है, वो भी 74 या 82 पैसा है उसमें देना होता है। उद्योग करने के लिए वो कोई भी उद्योग कर सकती है। और इस तरह की 5 महिला उद्यमी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो इसके पहले शुरू हुआ था 2023-24 वाला, उसमें हम लोगों ने 5 महिला उद्यमियों को सम्मानित किया था। वो लोग बेकरी उद्योग, वस्त्र उद्योग, कॉफी उद्योग, ये सब की थी और बहुत अच्छा चला, बहुत बेहतर उन लोगों को लाभ भी मिला था। अच्छा मैम, हमने तो अभी देख लिया कि महिलाओं के बारे में कितने सारी स्कीम है, सरकार क्या कर रही है। अब बालिका के लिए अगर कोई सरकार ने कोई स्कीम निकला है बच्चियों के लिए या बच्चियों के लिए तो जन्म से ही है, समझ लीजिए। महिलाओं के लिए तो ही है, लेकिन बच्ची जैसे कि जन्म लेती है ना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक योजना है, जिसमें कि अगर किसी भी महिला को पहला बच्चा होता है तो उसको 5,000 रुपये दिए जाते हैं, पढ़ा सकते या बता सुना होगा। इसके बाद जब लड़की होती है उसी महिला को, अगर दूसरी बार में लड़की होती है तो जन्म के बाद और सारा टीकाकरण हो जाएगा बच्ची को, तो 6,000 रुपये मिलते हैं। ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत।
और 1400 रुपये उसको जननी सुरक्षा के तहत हॉस्पिटल स्वास्थ्य विभाग देता है। और सुन लीजिए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जो कि सुने होंगे, बच्ची के जन्म से लेकर के और उसके ग्रेजुएशन मिलता है जो, उसमें मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत भी किसी भी माँ बाप के प्रथम जन्म क्रम की 2 बच्चियां, यानी पहली बच्ची है दूसरी बच्ची है, तो उसको भी 2000 रुपया मिलता है। तो सोचिए 5 और 6 और 2 8000 रुपया हुआ ना महिला को मिले, तो वो अपनी बच्ची का पालन पोषण एटलीस्ट ठीक से कर सकती है। बच्चियों के लिए भी है ना ये। और बच्चे मतलब पहले जो किस्त है उसमें बच्चा बच्ची कुछ भी होगा वो माता को मिलता है अपने स्वास्थ्य का पोषण का ध्यान रखने के लिए। और दूसरी बार जब लड़की होती है तो, और उसी लड़की का जब 1 साल से बड़ी हो गई लड़की और उसका जन्म प्रमाण पत्र बन गया है, तो आप उसका आधार अपडेट कराएंगे ना, आधार उस बच्ची का बनाएंगे तो 1000 रुपया उसके खाते में जाएगा। और उसके बाद आप उसको आंगनबाड़ी से जोड़ दीजिए, तो वहां पे उसको निःशुल्क खाना मिलेगा, पोषाहार मिलता, फिर उसको पोशाक का कपड़ा मिलता ही है, 400 से 600 के लगभग मिलता है हर वर्ष। और उसके बाद से उसको वहाँ पे पढ़ाई भी एक और योजना आपको बता दें, अभी क्योंकि अब हमारे यहाँ सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास हो रहा है, तो जब महिलाएं सशक्त होंगी और ज्यादा मतलब इंडिपेंडेंट होंगी तो समस्याएं भी आएंगी वर्किंग वुमन की। तो वर्किंग वुमन के लिए भी 2 योजनाएं हैं। एक सरकार ने पॉश अधिनियम, पॉश एक्ट 2013 लागू किया है कि जैसे कार्यस्थल पे कोई महिला कार्य कर रही है और उसके साथ किसी तरह का सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होता है, उसका बॉस है कहेगा कि तुम मेरी बात मानो नहीं तो तुम्हारे साथ तुम्हारा प्रमोशन रुकवा देंगे, तुमको किसी भी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट। अभी हम लोग 1 और 2 जुलाई को ट्रेनिंग दी है पटना में इसका। तो एक ये भी अधिनियम है कि अगर किसी महिला के साथ वैसा होता है तो हर जगह एक इंटरनल कमेटी है और एक लोकल कमेटी बनी हुई है। इंटरनल कमेटी होता है जैसे किसी कार्यालय में 10 से अधिक महिलाएं, तो वहाँ पे हर हाल में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, स्कूल हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, निश्चित है कि आपको बनाना है इंटरनल कमेटी, जिसमें कि महिलाएं रहेंगी और उस कार्यालय की जो हेड होगी महिला, वो उसकी अध्यक्ष रहेगी और उसकी सुनवाई उसी समय की जाएगी। उन लोगों को मजिस्ट्रेट का पावर होता है, वो लोग सुनवाई कर सकते हैं, उस संबंधित व्यक्ति का ट्रांसफर हो सकता है, उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, उसको चेतावनी देकर छोड़ा जा सकता है। लोग बहुत सारा पढ़ेंगे, पॉश अधिनियम कहते हैं, पॉश एक्ट 2013। और दूसरा एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल के साथ प्रॉब्लम है कि अगर बच्चे हैं तो वो लोग अपने कार्यस्थल के बच्चों को ले जाती है तो परेशान होती है। तो अभी महिला विकास निगम के द्वारा ये आपको, अभी आप लोग घूम के आएंगे पालना घर, हम जरूर कहेंगे कि आप लोग विजिट करिए, बहुत अच्छा लगेगा। पालना घर खोला गया क्रेच। तो पहले क्या होता था, क्रेच में लोग पैसा देके अपने बच्चों को रखते थे प्राइवेट में। अभी सरकार ने किया है कि जो भी समाहरणालय की महिला कर्मी और जिनका बच्चा 6 साल से छोटा है वो अपने बच्चे को क्रेच में रख सकती है। वहाँ पे क्रेच वर्कर है, क्रेच हेल्पर है जो बच्चों का पूरा ध्यान रखती है 10 से 5, और वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं बच्चों के खेलने की, रहने की। अभी आप लोग जाके विजिट कर लीजिए, देख लीजिएगा। तो महिला और बीच बीच में महिला जाके अपने बच्चे को देख सकती है, दूध पिला सकती है और फिर वो वापस आके अपने काम में निश्चिंत रह सकती है ना। पहले क्या था, ज्वाइंट फैमिली होती थी तो बच्चों का ध्यान लोग रख लेते थे, अब तो सिंगल फैमिली है तो प्रॉब्लम होती है महिलाओं को। तो महिलाओं की सुरक्षा को और मतलब इसी चीज को ध्यान में, समस्या को ध्यान में रखते हुए वो पालना घर खोला गया। तो एक इकाई पालना घर आपका समाहरणालय का चल रहा है डीडीसी ऑफिस के ऊपर, और एक इकाई अभी पुलिस लाइन में खुल गया और 2 दिन वहां। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू।